सीक्रेसी टावर में कॉम्बैट क्लास के ऑफिस के बाहर क्लाउड की आवाज़ सुनाई दे रही थी। उसके विश्राम में खलल के लिए वह माफ़ी मांगता है, लेकिन एक आपातकालीन स्थिति आ गई है और इस समय टावर में कोई अन्य प्रकाशमान शूरवीर नहीं है। उसने अपना मुंह खोला और कहा, यही ऐसा हुआ और डोम चर्च जल्द ही कोई कदम उठा सकता है। अभी हमें किताबों की दुकान की स्थिति के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। वह जल्द से जल्द पहले दस्ते का नेतृत्व करने की अनुमति चाहता है। अपने सीने पर हाथ रखा और महत्व को समझते हुए आशा की कि वह उसका अनुरोध स्वीकार करेगी। उनके पास अब भी एल्डर को रिपोर्ट देने का समय नहीं है और आप अभी भी अपनी चोटों से उबर नहीं पाए हैं, इसलिए वह यहां से स्वयं संभालेगा। एक लड़की अपने दांतों में बैंडेज बैंडेज को दबाए हुए कहती है, वह दौड़कर आएगी और बाद में उन बूढ़ों को समझा देगी। सांस छोड़ते हुए विवियन ने इन छोटे मोटे घाव की चिंता ना करने को कहा। लाइट्स के शूरवीर के लिए यह सामान्य बात है। वह अपने सबॉर्डिनेट को हर समय इस तरह के छोटे मोटे मामलों से नहीं जूझने देगी। या फिर उसे यह कहना चाहिए कि क्या सचमुच कोई ऐसा शूरवीर है जो अपना सारा काम अपने अधीनस्थों पर बेशर्मी से डाल देगा? इस मानवा में कोई बदला है तो वह विवियन ही है। कमेंट में बताओ, कौन सी वाली विवियन तुम्हें पसंद है, पहले वाली या प्रेजेंट वाली? उसने हाथ उठाते हुए पूछा। यह किताबों की दुकान, यह ग्रेड 1 क्षेत्र है जिसे तुम्हारे मास्टर ने व्यक्तिगत रूप से पहले ही निर्दिष्ट कर दिया था। क्या मैं सही हूं? एल्डर ने पुस्तक दुकान के मालिक का मूल्यांकन करने और उसका निरीक्षण करने के लिए लॉजिस्टिक्स क्लास के प्रमुख को भी भेजा है। और जहां तक मुझे याद है, तुम्हें काउंसिल ऑफ ट्रुथ से संबंधित एक घटना पर काम करने के लिए भेजा गया था। क्या यह भी इस जगह से जुड़ा है? क्लाउड ने ठंडी आवाज से हामी भरी। लैंगडन को याद करते हुए उसने बताया, आप तो उसकी प्रतिष्ठा को मुझसे भी बेहतर जानती हो। उसकी बुद्धि में अनेक कुलीन लोग शामिल हैं जो अत्यंत अहंकारी हैं और प्रतिदिन सभी प्रकार की परेशानियां पैदा करते हैं। आंखें बंद करके उसने आगे बताया, ज्ञान की लालसा रखने वाले ये अतिवादी अंततः पुस्तक की दुकान की ओर आकर्षित होंगे। सौभाग्य से बॉस लिन इतने दयालु थे कि उन्होंने उनके ज्ञान चुराने के व्यवहार को नजरअंदाज कर दिया और उन्हें नहीं मारा। लेकिन बॉस लिन ने उन्हें उनके जीवन का सबक भी दिया। बताते हुए वह उन यादों में खो गया। एल्डर्स ने उस स्थिति से निपटने के लिए वहां जाने को कहा, लेकिन जब वह वहां पहुंचा तो वे घमंडी बच्चे अब डरपोक बच्चों से ज्यादा कुछ नहीं रह गए थे। न केवल उनका व्यवहार पूरी तरह से बदल गया था, बल्कि उनकी निगाहें भी बहुत स्पष्ट हो गई थीं और वे उस समय पूर्ण ईमानदारी से माफी मांग रहे थे। लेकिन उन्होंने चौंकाने वाला ज्ञान, असली सच जैसे कुछ अजीब शब्दों का उल्लेख किया जो उनके दिमाग के रस को निचोड़ रहे थे। जबकि वे गिड़गिड़ा रहे थे, वे सभी अपने घुटनों पर पड़े हुए बुरी तरह मुस्कुरा रहे थे। इसके बाद ही उसे पता चला कि लोगों के एक समूह को एक बार बॉस लिन ने नॉकआउट कर दिया था और जब वे जागते हैं तो वे सभी शर्मीले और संकोची हो जाते हैं और तब से बॉस लिन के वफादार अनुयायी बनने के लिए तैयार हो जाते हैं। उसने अपनी मुट्ठी भींचते हुए शर्त लगाई, कोई भी यह विश्वास नहीं करेगा कि बॉस लिन ने उनके साथ तब कुछ नहीं किया जब वे बेहोश थे। संभावना है कि बॉस लिन ने उनके आंतरिक अंगों में कुछ बदलाव किया हो या कुछ और। ये सुनते ही विवियन ने अपने हाथ छाती पर बांध लिए। दांत पीसते हुए पूछा, शायद इस स्तर पर किसी बड़े नाम के लिए ऐसा कुछ करना असामान्य नहीं है और उन्हें उनके शब्दों पर भी अधिक ध्यान देना चाहिए। उसकी आंखों में सन्नाटा छा गया। उसकी चेतना अचानक उसे मीटिंग वाले कमरे में ले गई। उसे याद आया कि प्रकाश के शूरवीरों के बीच नियमित बैठक के दौरान एल्डर्स ने विशेष रूप से इस अस्तित्व का उल्लेख किया था। उन शूरवीरों के बीच वह भी खड़ी थी, सुन रही थी। वह मनुष्य, वह एक अस्तित्व है जिसे देखा नहीं जा सकता, परखा नहीं जा सकता और जिसकी अवज्ञा नहीं की जा सकती। सीक्रेसी ऑफ टावर के चौथे एल्डर गैया सोलोमन ने सभी लोगों को सावधान करते हुए कहा, सत्य परिषद की ओर से हमारे सामने पहले से ही एक उदाहरण मौजूद है। आपको यह अवश्य जानना चाहिए कि पुस्तक दुकान के मालिक के पास न केवल देवता स्तर की ताकत है, बल्कि भाषण में भी उत्कृष्ट कौशल है और उनके पास तो अनंत ज्ञान का एक पूरा किताबों का भंडार भी है। वे मूलतः सत्य की परिषद के सीधे प्रतिपक्ष हैं। विवियन को एल्डर का चेहरा बिल्कुल साफ याद था, जो चेतावनी से भरा और डरा हुआ था जब उन्होंने कहा था, सत्य की परिषद की परीक्षा का सामना करते समय उसने न केवल उन्हें नहीं मारा, बल्कि उन्हें केवल एक छोटी सी चेतावनी दी, बस यही साबित करने के लिए पर्याप्त है कि वह हमारा सहयोगी है। लिन एक सिंहासन पर बैठा है, उसके पास किताबों का ढेर लगा है और उन्होंने अनुमान लगाया कि
वह किसी निश्चित देवता से जुड़ा हो सकता है जिसके पास अनंत ज्ञान है। उनका लक्ष्य उन सभी लोगों को सही रास्ते पर लाना है जो अपने रास्ते से भटक गए हैं। वे दोनों आमने सामने खड़े हैं। विवियन ने अब उसके बारे में सोचा तो उसे लगता है कि एल्डर ने जो कहा था वह सही था। सत्य की परिषद से लेकर डोम चर्च तक पुस्तक दुकान के मालिक ने वास्तव में इस अटकल को गलत साबित कर दिया है। लेकिन काउंसिल ऑफ ट्रूथ ने बार बार उसकी जांच की। जबकि डोम चर्च बहुत आक्रामक हो रहा है, उसके हाथ के फोर्स से टेबल चटकने लगी। पर वास्तव में उसने उन्हें दोष नहीं दिया, क्योंकि अंधेरे में उन सभी अपराधों को करने और इस तरह उजागर होने के बाद निश्चित रूप से वे पागल हो गए होंगे और उसे चुप कराने की कोशिश करेंगे। पर वह उन्हें उनकी मनमानी नहीं करने दे सकती। उसे किताबों की दुकान के मालिक के साथ मिलना होगा और जितनी जल्दी हो सके उनकी योजनाओं के साथ चलना होगा। विवियन ने हाथ बढ़ाकर उसे अभी काम छोड़कर उसे और उसकी टीम में शामिल होने को कहा। वह 5वें लड़ाकू दस्ते के सभी मध्यम स्तरीय शूरवीरों और उससे ऊपर के लोगों को किताबों की दुकान की ओर मार्च करने के लिए नियुक्त करेगी और वह व्यक्तिगत रूप से ऑपरेशन का नेतृत्व करेगी। क्लाउड ने उसके हाथ की चोटों को देखा और उसे याद दिलाया कि वह तो घायल है। उसने अपने सीने पर मुट्ठी कस ली और उसे चिंता न करने को कहा। वैसे भी वे अपराधी अपराध करने के लिए उनके ठीक होने का इंतजार नहीं करते। उसकी नजरें नीचे झुक गईं और अगले ही पल दृढ़ता से बताया कि कई साल पहले सीनियर डालिया ने एक बार कहा था कि वह चाहती हैं कि वह और अधिक स्ट्रांग बने ताकि वह उनके साथ नाइट ऑफ लाइट का हिस्सा बन सके। लेकिन मेरे स्ट्रांग होने से पहले ही सीनियर डालिया का नाम लेते ही वह चुप हो गई। फिर आगे कहा, उस क्षण के बाद से उसने कसम खाई कि वह उन लोगों और चीजों की रक्षा करेगी जिन्हें वह प्यार करती है, भले ही उसे अपनी जान जोखिम में डालना हो। वहीं मेज पर डालिया और जोसेफ की शादी की तस्वीर रखी थी। उसने कहा, सीनियर डालिया का निधन हो गया है, लेकिन जिन चीजों को उन्होंने जीवित रहते हुए संजोया था और एक महान शूरवीर होने की भावना, उसे लगता है कि किसी को तो ये जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि इसे पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाया जाए। क्लाउड ने झुककर उसकी रेस्पेक्ट की और वह समझता था उसका उच्च नैतिक चरित्र भी उन गुणों में से एक है जिसे उन्हें शूरवीरों के रूप में हर किसी को सीखना चाहिए। विवियन अपना हाथ मुंह के पास लाकर हल्की सी मुस्कुराई। उसके मन में एक और बात थी और चेहरा घुमाकर शर्माते हुए पूछा, जोसेफ को देखे काफी समय हो गया, क्या वह टॉवर में नहीं है? क्या वह ठीक है? उसकी ऐसी हरकत को देखकर क्लाउड के दिमाग में ब्लास्ट हो गया। उसके मुंह से खून की धारा बहने लगी। वो अगले ही पल पत्थर बन गया। उसने कहा, वह ठीक है। दूसरी ओर एक गेट को जंजीर से बांधकर ताला लगा हुआ था। मून ने जम्हाई ली, आंखों को मसलते हुए बताया कि उसने विंसेंट को बगल वाले गेस्ट रूम में ठहरा दिया है और लेन को ज्यादा रात तक जागने से मना किया। अब वह सोने जा रही है। शुभ रात्रि। लिन दीवार पर कमर लगाए सीने पर अपने हाथ बांधे खड़ा था। वह भी जल्दी सोने जाने वाला था, बस पुलिस वाले अपना अभियान शुरू कर दें। उसकी लाल आंख मून की आंख से मिली। उसने उसे ध्यान से सुनने के लिए कहा। कमरे में खिड़की से चांद की चांदनी अंदर फैल रही थी। आज रात चाहे जो भी हो उससे सुने। उसने उसे बाहर जाने से मना किया और सूर्योदय होने तक अच्छी नींद लेने को कहा। एक बिल्डिंग की खिड़की पर लाइट जल रही थी। आसमान में लाल चांद चमक रहा था। जमीन पर रंग बिरंगी लाइट निकल रही थी। बिल्डिंग की मुंडेर पर कुछ लोग खड़े थे। गोल्डन बालों वाली लड़की की आंख से गोल्डन लाइट निकली। उसे लगा कि वे तीनों सो गए हैं, क्योंकि दुकान के भीतर की जीवन शक्ति स्थिर हो गई थी। वह वांटेड विंसेंट उस किताब की दुकान में छिपा हुआ है। जहां तक अन्य दो का प्रश्न है, उनमें से एक पुस्तक की दुकान का मालिक है और दूसरा पुस्तक की दुकान का नवनियुक्त सहायक हो सकता है। और ईथर की शक्ति को देखते हुए वहां के लोग बहुत ही सामान्य हैं, खासकर वह तथाकथित किताबों की दुकान का मालिक। उसका ईथर तो बिल्कुल ही फीका और उबाऊ है, जैसे एक सामान्य इंसान का होता है। बूढ़ा व्यक्ति सिगार मुंह में दाबे हुए था। उसने बताया, यह तो बस उसका भेष है, और वह भी अत्यंत हास्यास्पद और स्पष्ट। जब तक आप एक दिमाग वाले व्यक्ति हैं तब तक आप इस तरह के छद्मवेश पर विश्वास नहीं कर पाएंगे। उनकी टीम में और भी व्यक्ति थे। एक हैमस्टर भी था। दूरबीन से देखते हुए एक शख्स ने कहा कि उसे लगता था कि वह कोई बड़ा शख्स होगा, लेकिन अब जब वह एक मामूली आदमी है तो ये कितना उबाऊ है। और इसके विपरीत, इस अंधेरी रात में इस क्षेत्र के चारों ओर चमकने वाला तिरंगा ईथर निश्चित रूप से रोमांचक है। वह सोचता है
कि ये वे महामानव हैं जो डोम चर्च की उदारता के कारण यहाँ एकत्र हुए हैं। वह अब भी दूरबीन से उन्हें देख रहा था और ये उसके लिए सौभाग्य की बात थी कि उसने अपने जीते जी इतने सारे विशिष्ट सुपर ह्यूमन को एक साथ देखा। स्थिति को देखते हुए वह शर्त लगा सकता था कि नुओजिन के सभी इनाम, शिकारी और सुपर ह्यूमन जो अभी तक किसी संगठन में शामिल नहीं हुए हैं, वे यहाँ एकत्र हुए हैं। उसकी दूरबीन में पहली शिकारियों की टोली दिखी जो आर्मर में थे, किसी बारबेरियन जैसे। दूसरी ओर घूमते ही कुछ मॉन्स्टर मॉन्स्टर जैसे शिकारी थे। फिर उसकी दूरबीन घूमकर एक मोटे आदमी की टीम पर चली गई। एक और टीम आई हुई थी। उसने अपना हुड को उतारते हुए कहा, यह बहुत बढ़िया है। वह यहाँ जाने माने कट्टर शिकारियों और कानूनविहीन अपराधियों को देख रहा है। इतनी बड़ी लाइनअप के लिए वे सब सीक्रेट टावर के मुख्यालय को भी गिरा सकते हैं जब नाइट ऑफ लाइट आसपास न हो। उसका चेहरा गाजर के जैसा है। यह सचमुच प्रतिभाओं का जमावड़ा है। इन अभिजात वर्ग की मदद से अगर वे एक साथ मैदान में उतरे तो विंसेंट उनके खिलाफ कभी नहीं टिक पाएगा, चाहे वो कितना भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो। और अपने पिता से पूछा, वह किसका इंतजार कर रहे हैं? आगे बढ़ो, सभी को आदेश दो, एक साथ चलें। उसे मूर्ख कहते हुए एक हाथ ने उसके घास जैसे बालों को पकड़ लिया और गुस्से से कहा, उसने उसे कितनी बार बताया है कि यह उनकी ताकत नहीं है जो उन्हें नुओजिन में जीवित रखे है, ये उनके कनेक्शन है। लड़ने और मारने की बजाय कनेक्शन बनाना अधिक महत्वपूर्ण है। और आगे कहा, ध्यान से सुनो, क्या तुम जानते हो कि ये सभी सुपर ह्यूमन एक ही स्थान पर क्यों रहना पसंद करते हैं और कुछ भी नहीं करते? उसके हाथ से दूरबीन खींच ली और बताया, क्योंकि आज रात पहला कदम उठाने का अधिकार केवल एक आदमी का है। इससे पहले कि वह व्यक्ति उस महान पुस्तक विक्रेता के साथ अपनी लड़ाई समाप्त करे। ये कहते ही उसकी नजर एक व्यक्ति पर गई। वह दुकान की ओर आगे बढ़ रहा था। जो लोग धैर्य नहीं रख सकते और इंतजार नहीं कर सकते, उन्हें परिणाम भुगतने होंगे। लाल चांद के नीचे उसने अपने सिर पर हाथ रखा और चिढ़ाने वाली टोन में उन सभी को कहा, तुम लोग बहुत चालाकी से काम करते हो और फिर भी जब आप सत्य के क्षण पर पहुंचते हैं तो आप इतने नशे में होते हैं। यदि आप में आगे बढ़ने का साहस नहीं है तो फिर आप यहाँ क्यों हैं? पैसा हमारी आंखों के सामने है और फिर भी तुम उसे हथियाने की हिम्मत नहीं कर रहे हो। तुम सब कायर हो। उसे लगता है कि उनकी ही टीम उसका सिर लेकर जाएगी। उसके पीछे खड़े बूढ़े ने अपनी ओर अंगुली की और कहा, उसने कभी फादर विंसेंट का नाम नहीं सुना? क्या वह उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है? उनकी टीम के तीसरे आदमी ने कहा, चाहे वह कितना भी ताकतवर हो, वह फिर भी इंसान है। हम तीनों उसे तुरंत नीचे गिरा सकते हैं। जैसे ही वह दुकान के गेट तक पहुंचा और खोलने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, एक आवाज गूंजी। उसने उसे पीछे हटने को कहा। उसका हाथ काट दिया, 1 सेकंड से पहले कि वह कुछ रिएक्ट कर पाता। उनके शरीर बीच से कट चुके थे। बक अपना हथियार पकड़े हवा में लहरा रहा था। उसकी आवाज फिर से गूंजी, तुम अज्ञानी नीच लोगों। उसने पहले ही उन लोगों को पीछे रहने के लिए कहा था। यदि कोई अन्य मूर्ख व्यक्ति मरना चाहता है तो बेझिझक आगे आइए। सुनो, इस किताब की दुकान के अंदर छिपा हुआ व्यक्ति कोई साधारण पापी नहीं है। वह विसंगति है जो सार्वजनिक रूप से डोम चर्च के खिलाफ गया। वह वह व्यक्ति है जिसने उनके चर्च को नष्ट कर दिया और उनके प्रेरित को मार डाला। उसने अपने सिर से चोगा उतारा। उसकी एक आंख चमक रही थी। उसने खुद की तारीफ की। डोम चर्च का सबसे स्ट्रांग प्रीलेट न्यायप्रियता और डेथ ऑफ किंग है। कोई भी उसके खिलाफ जाने के योग्य नहीं है। हवा में उसके चारों ओर डार्क ऊर्जा फूटने लगी। पूरे आसमान को उस ऊर्जा ने ढक लिया। उसका प्रेशर इतना था कि कोई भी अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पा रहा था। मोटा आदमी जो सफेद कोट में था, उसकी टीम घुटनों के बल गिर गई। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। वह जानता था ये कितना भयानक है। तो ये होती है विनाशकारी स्तरीय शक्ति। उसके साथी ने उसे बताया, नहीं, आकाश की इस प्रबल लहर को देखते हुए वह शायद देवता स्तर का भी हो सकता है। उन्होंने सुना था कि मौत के देश बककोस गद्दार ने तुरंत मार डाला था। फिर उसे संतों द्वारा पुनर्जीवित किया गया और उसे शक्तिशाली भी बनाया गया ताकि वह व्यक्तिगत रूप से अपना बदला ले सके। तुरंत एक लाल किरण उन दोनों के बीच से गई और उस मोटे आदमी से टकराई। बक ने गुस्से से दांत पीसे और जो भी उसके बारे में ऐसा बोलने की हिम्मत करता, वह उसे मार देगा। उसने सभी को चेतावनी दी कि उन्हें इसके बारे में सोचने की भी अनुमति नहीं है। उसकी टीम के पसीने छूट गए। कांपते हुए अपने लीडर की ओर देखा जो सड़क पर पड़ा था।
उसके सिर में एक होल हो चुका था। अगले ही पल उन्हें भी एक नीले औरा ने कवर कर लिया। उन्हें कुछ भी समझ नहीं आया। बक की आंख में आग थी। वह मुस्कुरा रहा था। लिन ने पर्दे को बंद किया। वह कमरे के बीचों बीच खड़ा था। बक ने लाल आंखों से दुकान को देखा, जैसा कि उसे मास्टरमाइंड से उम्मीद थी, जो अंधेरे में गद्दार को नियंत्रित कर रहा है। उसे पता होने के बावजूद कि वह निश्चित रूप से अपना बदला लेने आएगा, फिर भी वह इतनी गहरी नींद लेने की हिम्मत करता है। वह काफी अनोखा आदमी है। आकाश में लाल चांद चमक रहा था। बक हवा में बुक स्टोर की ओर बढ़ा। उसे लग रहा था कि तथाकथित डेमन गॉड वह वास्तव में मरने लायक है। जमीन पर उतरते ही उसे पता था कि उसे पिछली बार वाली गलती दोबारा नहीं दोहरानी है। वह शुरुआत से ही अपना सब कुछ दे देगा। पास ही पड़े कटे हुए सिर को अपनी ऊर्जा से उठाते हुए सोचा कि उसे उन कमीने पर अपना दबदबा दिखाने के लिए थोड़ी सी ऊर्जा बर्बाद कर दी है। जरूर उसे उस शक्ति को फिर से भरनी होगी। उसने अपना मुंह खोला। खून की बूंदें उसके मुंह में गिरने लगी। उसने सुनिश्चित किया कि वह अपनी सर्वश्रेष्ठ स्थिति में अपने दुश्मनों का सामना करे और चंद्रमा के सिद्धांत का पालन करे। चांद के अनुयायी के रूप में उच्चतम अनुशासन वाला व्यक्ति अपने भोजन को बर्बाद नहीं करता। खून बह रहा था और दीवार पर पड़ रही परछाई में देखा जा सकता था। खोपड़ी से खून उसके मुंह में गिर रहा था। वह अपने हाथ में एक कटी अंगुली पकड़े हुए था और मांस को अपने दांतों से नोच रहा था। उसने उन मरे हुओं से कहा, कीड़े, तुम्हें ऑनर्स होना चाहिए कि तुम्हारा खून और मांस उसकी ताकत बन सकते हैं और उच्च रूप के अस्तित्व के रूप में जीवित रह सकते हैं। लाशें उसके पीछे पड़ी थीं। वह बुक स्टोर के गेट के पास गया। उसने उन्हें दोष नहीं दिया कि उन्होंने लो लाइफ में जन्म लिया है और कहा, ज्यादा समय नहीं लगेगा। उस किताब की दुकान में जो गड़बड़ है वो भी तुम सबकी तरह ही खत्म हो जाएगी। तुम जैसे बेकार कीटों के लिए तुम्हारे दयनीय अस्तित्व का यही एकमात्र परिणाम है। अपना भाला लाल चांद की ओर उठाया, जो उसी के रंग में रंगा था। उसने पोप से प्रार्थना की, हे गुरु पोप, कृपया समझें, यह सब चंद्रमा के बेहतर हित के लिए है। उसका जीवन और उसकी इज्जत हमेशा सच्चे चांद के साथ रहेगी। दरवाजे के पास कोहरा छाया हुआ था। बग गेट खोलकर अंदर आ गया। उन्हें मारने के ख्याल से ही उसके होठों पर बड़ी मुस्कान छा गई। अपना हथियार को मुट्ठी में कसते हुए कहा, वह उन्हें जल्दी नहीं मरेगा। उसके पास उन्हें यातना देने और मौत की भीख मांगने के लिए मजबूर करने के बहुत सारे तरीके हैं। वह ऐसा व्यक्ति नहीं है जो अपनी भावनाओं को अधिक व्यक्त करता है, लेकिन वह उनकी मृत्यु की कल्पना करते समय अपनी उत्तेजना को भी दबा नहीं सकता। उसकी परछाई से दो लाल चमकदार आंखें उसे घूर रही थीं। वह आभा हंसा और उसे उम्मीद थी कि मरने से पहले उन्हें एहसास होगा कि एक सच्चे भगवान के खिलाफ जाना कितना मूर्खतापूर्ण है। उसने अपने कदम को अंदर रखा। बुक स्टोर के सरफेस को छूते ही उसे एहसास हुआ कि वह किसी खाली स्थान पर पहुंच गया है। उसकी आंखें डर से खुल गईं। उसने अपने हाथ से आंखें ढक लीं। उसे समझ नहीं आया कि क्या हो रहा था। वह ब्राइट लाइट क्या थी? लाइट उसकी आंखों पर पड़ रही थी। अचानक पूरे हॉल को लाइट ने ब्राइट कर दिया। लाइट से उसे दर्द हो रहा था और कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। अगले ही पल उसने अपने हाथों के बीच से झांका। उसके सामने जो हॉल था, आंसुओं की बूंदें फर्श पर गिरने लगीं। उसे लगा जैसे उसकी आंखों में कुछ फंस गया हो। उसने अपने गालों को छुआ और महसूस किया उसके गालों पर बहने वाला लिक्विड आंसू है। उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थीं। यह सही नहीं है। जब से वह विनाशकारी स्तर पर पहुंचा था, उसने अपने पूरे शरीर पर पूरा नियंत्रण हासिल कर लिया था। कोई तरीका नहीं है कि वह एक सामान्य व्यक्ति की तरह आंसू बहाना शुरू कर दे। उसने मेज की ओर हाथ बढ़ाया। अगले ही पल डर से उसके कदम पीछे हटने लगे। उसकी आंखों में डर पसर गया। उसका पूरा शरीर डर से कांप उठा। उसकी वो बेहिसाब शक्ति जैसे हवा में गायब हो गई थी। उसे अपने अंदर ईथर, जादुई शक्ति का एक कतरा भी महसूस नहीं हो रहा था। इस्तेमाल करना तो दूर की बात थी। ऐसा लग रहा था मानो वो सचमुच एक आम मामूली इंसान बन गया हो। उसने अपनी पुतलियां एक तरफ घुमा दी। हॉल के बीचों बीच एक सोफा और चाय की टेबल रखी थी। खिड़कियां पूरी तरह बंद थीं। बाहर सब कुछ इतना धुंधला था कि बक को कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। खुद को शांत करते हुए उसे महसूस हुआ कि अभी तो उसे बुक स्टोर में होना चाहिए था। अचानक उसकी आंखें फैल गईं। रात का समय होना चाहिए था और उसे वह जगह कुछ जानी पहचानी लगी। उसके पीछे बहुत बड़ी एक पेंटिंग थी। उसे पता था कि वह एक नाइटमेयर में फंस गया था।
बक ने नज़र घुमाकर पेंटिंग की ओर देखा, पर पेंटिंग के चेहरे पर तो पहले ही किसी बच्चे ने पेंटिंग की हुई थी। उसे एक झटका लगा। तुरंत वह उससे दूर हट गया। कुछ भी ठीक महसूस नहीं हो रहा है। शांत होने की कोशिश करते हुए उसने यह पता लगाने को प्राथमिकता दी कि इस अशुभ वातावरण में क्या हो रहा है। पीछे हटते हुए वह खिड़की के पास पहुंच गया। खिड़की से पीठ टिकाए नीचे बैठ गया। खिड़की के कांच पर उसकी परछाई उसे ही घूर रही थी। वो किसी पुरानी हवेली की पहली मंजिल जैसा लग रहा था। कोने में उसे धुंधली सी सीढ़ियां दिखाई दे रही थीं। दोनों तरफ किताबों से भरी अलमारियां थीं और थोड़ी दूर पर कुछ कमरे बने हुए थे। खिड़कियां पूरी तरह बंद थीं। बाहर सब कुछ इतना धुंधला था कि बक को कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। उसने अपनी गर्दन ऊपर उठाई। उसे पता था कि इस कमरे में उसके अलावा कोई और जीवित प्राणी नहीं था। वह धीरे से खड़ा हुआ। उसे मालूम था कोई उस पर जासूसी कर रहा है। अंधेरे में एक आंख चमकी जो उसे देख रही थी। वह ची वह शख्स मुस्कुरा रहा था। बक के लिए सबसे डरावनी बात यह थी कि उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई उसे घूर रहा हो, जैसे अंधेरे में छिपा कोई शख्स उसकी हर हरकत, उसकी हर सांस पर नजर गड़ाए बैठा हो। उसने एक पंच अलमारी पर मारा, फिर खुद को शांत करते हुए कहा, यह अजीब एहसास निश्चित रूप से परेशान करने वाला है। उसे इस जगह को किसी भी हालत में छोड़ना होगा, फिर वह आगे की योजना बना सकता है। उसने अपना कांपता हाथ आगे बढ़ाया, चांद से प्रार्थना करते हुए। वह उसे लाइट में ऐसे चल रहा था जैसे उसे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा हो। उसने मुंह खोलकर सांस ली। उसके हाथ कांप रहे थे और तभी उसे झटका लगा। उसकी ताकत, उसकी वो बेहिसाब शक्ति जैसे हवा में गायब हो गई थी। उसे अपने अंदर ईथर सा जादुई शक्ति का एक कतरा भी महसूस नहीं हो रहा था। इस्तेमाल करना तो दूर की बात थी। ऐसा लग रहा था मानो वो सचमुच एक आम मामूली इंसान बन गया हो। उसकी आंखें नीचे झुक गईं। उसकी काली परछाई में कई चेहरे उभर आए। जैसे ही उसकी ताकत गई, वो सारे जज्बात जो उसने अपनी हजारों साल की जिंदगी और बार-बार पुनर्जन्म के चक्कर में खो दिए थे, वो सब एक भयानक बाढ़ की तरफ वापस आ गए। वो पानी में डूब रहा था। गुस्सा, अज्ञानता और डर, उसकी भावनाएं इतनी साफ कभी नहीं थीं। ऐसा लगा जैसे वो बहुत देर से पानी के अंदर था और अचानक सतह पर आया हो और उसकी सारी सोई हुई इंद्रियां जाग उठी हों। लेकिन बक को इन इंसानी जज्बातों की जरूरत नहीं थी। यही वो चीजें थीं जिन्होंने उसे आज इस रसातल में धकेल दिया था। बिना शक्ति के उसे लगा जैसे उसके पास कुछ भी नहीं बचा। दूसरों की जिंदगी का फैसला करने वाला वो अहंकार अब गायब हो चुका था और उसकी जगह ले ली थी एक खालीपन और भयानक डर ने। बक की आंखें खून से भर गईं। वो इतनी जोर से चीखा, उसके गाल पर लगे टेक से भी खून बहने लगा। वो घुटनों के बल गिर गया, चिल्लाते हुए, ये सच नहीं है, नहीं, ये नामुमकिन है, ये जरूर कोई मायाजाल, इल्यूजन है। अपना सिर पकड़े वहीं बैठा रहा और चिल्लाता रहा। वह ये नहीं चाहता। वह एक सामान्य इंसान नहीं बनना चाहता जो सिर्फ एक सामान्य जिंदगी जी सके और इस खोखले और दयनीय डर में फंसा रहे। मृत्यु के देश में उस सर्वोच्च और शक्तिशाली होना चाहिए और उन सभी लो लाइफ इंसानों को मृत्यु दंड देना चाहिए। अगले ही पल उसने अपनी अंगुली को दांतों के बीच काटी और खुद को समझाया, मुझे शांत रहना होगा। उठते हुए कहा, अगर वह सुराग ढूंढ ले और इस माहौल में घुल मिल जाए तो वह दुश्मन की चाल समझ जाएगा। उसकी दिव्य शक्ति अभी भी यहीं है। बक ने एक गहरी सांस ली और बंद लकड़ी के दरवाजे की तरफ बढ़ा। दरवाजे पर लगे हैंडल को पकड़ा, उसे खोलने की कोशिश की। उसने पूरी ताकत लगाकर उसे खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा तो जैसे अपनी जगह से हिला ही नहीं। वो कसकर बंद था। हाँफते हुए बक अचानक रुका और अपने हाथों को देखा जो दरवाजे के हैंडल को पकड़े हुए थे। उसके हाथ कांप रहे थे। सिर्फ हाथ नहीं, उसकी कलाइयां, बाहें, यहां तक कि उसके पैर भी डर के मारे थरथरा रहे थे। ऐसा कैसे हो सकता है? नामुमकिन। उसे डर कैसे लग सकता है? उसने दांतों को जोर से पीसा। उसके मुंह से खून की छींटें निकली। उसकी लाचारी अब हताशा और पागलपन में बदल रही थी। उसने हैंडल की ओर हाथ बढ़ाया और झटके से दरवाजा छोड़ दिया, जैसे उसे करंट लगा हो। दरवाजा खुलते ही अपना सिर पकड़ लिया। उसका मुंह जोरों से खुल गया। उसकी छाती जोर जोर से ऊपर नीचे हो रही थी। उसने अंगुलियों के बीच से झांका और खुद की ताकत को इकट्ठा किया और कहा, जब तक उसके पास महान दिव्य शक्ति है सब कुछ ठीक रहेगा। सब कुछ पहले जैसा ही रहेगा।
उसने खुद को जबरदस्ती शांत किया और सीढ़ियों की तरफ देखा। वह शांत खड़ा रहा और अगले ही पल एक जोरदार तमाचा अपने चेहरे पर मारा। खून उसके नाक से उसकी ठुड्डी पर बहने लगा। हंसते हुए कहा, "और समझ गया है, ये तो मेरी लापरवाही थी। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मैं एक साधारण चाल से इतने बेवकूफ की तरह धोखा खा गया। जिस जादूगर ने यह जाल बिछाया है वो यही चाहता है कि मैं इन सीढ़ियों से ऊपर जाऊं। वो चाहता है कि मैं इस माया जाल को सच मान लूं।" बक ने सोचा। उसके कदम वहीं रुक गए। वह ऐसे माया जालों को अच्छी तरह जानता था। जादूगर चाहता है कि वह ऊपर जाकर सुराग ढूंढे और वहीं फंस जाए। इसलिए बचने का सिर्फ एक ही तरीका था। बक ने एक तिरस्कार भरी हंसी हंसी। पहली मंजिल की जांच करना। उसने ठान लिया कि वो ऊपर नहीं जाएगा। एक आदमी काले चेहरे पर मुस्कान लिए एक लाल क्रिस्टल में एक लड़की का प्रतिबिंब को देख रहा था। उसने अनुमान लगाया कि जादूगर पीड़ित को कैसी मानसिकता देना चाहता था और एक साधारण व्यक्ति निश्चित रूप से ऊपर जांच शुरू कर देगा और जाल में फंस जाएगा। वो लड़की जंजीरों से बंधी थी और कठपुतली बन गई थी। ऐसा कोई रास्ता नहीं है कि कास्टर दूसरी मंजिल पर इतनी महत्वपूर्ण चीज छोड़ देगा। उसने निश्चित रूप से और भी जाल बिछाए हैं जो धीरे धीरे एक व्यक्ति की आंतरिक बाधाओं को तोड़ते हैं। वह अपने मुंह पर हाथ रख सोच रहा था। वह धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से पीड़ित को यह सोचने देगा कि यह सब वास्तविक है। फिर पीड़ित के दिल में रक्षा को ध्वस्त कर देगा। जब कोई व्यक्ति वास्तविकता और भ्रम के बीच अंतर भी नहीं कर पाता है तो वे जादूगर के कठपुतली बन जाते हैं और कभी भी बच नहीं पाते। उसने अपनी आंख खोली और अगर वह रिवर्स साइकोलॉजी लगाए तो पहला तल ही नकली है। उसने सोचा, ऊपर वाला हिस्सा ज्यादा असली बनाया गया होगा ताकि मैं फंस जाऊं, लेकिन असली खामी यहीं इन किताबों के बीच मिलेगी। बक ने फिर से खुद को संभाला। उसकी आंखों में फिर से वही पुराना डेड किंगडम वाला खौफ और रौब लौट आया। जब तक उसे इन पुस्तकों में से किसी की भी सामग्री में एक भी दोष मिलता है तब तक भ्रम अपने आप दूर हो जाएगा। अचानक उसके आसपास कंकाल के हाथ लहराने लगे। उसे फर्क नहीं पड़ता कि उसकी शक्ति टेम्परेरी रूप से चली भी जाए, पर उसकी दृढ़ इच्छा शक्ति, उसका स्पष्ट मन और उसका अनगिनत जीवन काल से आने वाला ज्ञान, ये कभी गायब नहीं होंगे। उसकी आंखें सीरियस हो गईं। ये मत सोचो कि तुम इस इल्यूजन के स्तर से उसे हरा पाओगे, बुक शेल्फ की ओर बढ़ते हुए कह रहा था। हाँ हाँ, ये वापस आ रहा है, सब कुछ वापस आ रहा है। यह वही आभा और ज्ञान है जो मुझे मृत्यु के देश को धारण करना चाहिए। उसे ऐसा भी मत समझना कि इस तरह के छोटे मोटे हथकंडे उसे तोड़ पाएंगे। शेल्फ के पास पहुंचकर रुका, गहरी सांस छोड़ते हुए कहा, वह डोम चर्च का सबसे मजबूत अर्धचंद्राकार प्रेरित है। चर्च के दुश्मनों का सफाया करना उसका काम है। आप मुझसे यह गर्व और गरिमा कभी नहीं छीन पाएंगे। एक बार जब वह इस जगह से भाग निकलेगा तो वह उसे इन तुच्छ चालों से उसे चुनौती देने के लिए निश्चित रूप से भुगतान करवाएगा। चेहरे पर मुस्कान लिए अपना हाथ बुक शेल्फ की ओर बढ़ाया। चलो देखते हैं कि तुम क्या खेल खेल रहे हो। बक ने बड़बड़ाते हुए शेल्फ से एक किताब बाहर खींची। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें।